नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बात करेंगे जिस पर मायावती ने हमला किया है। रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है, मायावती ने ट्वीट करके कहा है। कमजोरों का ग्रंथ भारतीय संविधान है। बाबा साहब ने शूद्र नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी है। सपा शूद्र कहकर इन लोगों का अपमान कर रही है, ये ट्वीट किया है मायावती ने आज। इस विवाद में उन्होंने भी एंट्री की है। इस ट्वीट के साथ आक्रमण किया है समाजवादी पार्टी पर। लगे हाथों उन्होंने आक्रमण भाजपा और कांग्रेस पर भी कर दिया है और कहा है कि दलितों पिछड़ों का ग्रंथ रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं है बल्कि भारत का संविधान है। अखिलेश के शूद्र दांव पर मायावती के इस प्रहार के बारे में आइए आपको और विस्तार से बताते हैं। वो लिखती है कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ है। बाबा साहेब ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST और OBC की संज्ञा दी है। शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी इनका अपमान न करे। समाजवादी पार्टी न ही संविधान की अवहेलना करे। कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है, ये लिखती है मायावती। दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों आदिवासियों की उपेक्षा और तिरस्कार, OBC समाज के शोषण करने में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी सबसे आगे। सपा को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस घटना की याद भी उन्होंने दिलाई। उन्होंने कहा कि इसको याद करना चाहिए। सपा को अपने गिरेबा में जरूर झांक कर देखना चाहिए जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर जानलेवा हमला कराया गया था। देश में SC ST OBC मुस्लिमों की BSP में कद्र है। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में ही हमेशा से निहित और सुरक्षित। बाकी पार्टियां वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी करती हैं, ये ट्वीट किया है BSP सुप्रीमो मायावती ने। BSP प्रमुख मायावती के ट्वीट पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पलटवार किया और मायावती के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में OBC का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के सभी प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है। समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था का विरोध करती है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मन मर्जी से करती है। समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आके खड़ी हो जाती है। और मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने मायावती पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जब फंसती है तभी वो नया बयान देकर भाजपा को बचा लेती है। बहन जी ने हमेशा से काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने काम कर रही हैं। जो बात आज कही है इसके लिए और भी अवसर थे। मुझे लगता है बहन जी को इतिहास माफ नहीं करेगा, अन्यथा ये काम करना छोड़ दें। और आपको बता देते हैं, रामचरितमानस विवाद के बीच में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट सामने आ गया है। हिंदू धर्मावलंबी को अपमानित किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद कह रहे हैं, क्या गोमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर अपमानित करने का इरादा है? बोलो बोलो हंस बोले जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं। कंटेंट आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। ट्वीट में क्या लिखते हैं पढ़िए आप। देश की समस्त महिलाएं और शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े जो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं तथा जिनकी कुल आबादी 97% है को तो अपमानित किया ही जा रहा है। गोमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है क्या? बोलो बोलो हंस बोले जी, ये ट्वीट है। तो अपने विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य बने हुए हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने भाजपा के 80 बनाम 20 फॉर्मूले को नकारते हुए 85 बनाम 15 के फॉर्मूले से जोड़ दिया। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। केवल लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। रही बात हमारी समझ कितनी है और कितनी नहीं है, इसका मानक किसी और के पास नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है, जो भी मुझको ना समझ और नादान कहते हैं, हो सकता है वो अपनी सोच को प्रकट कर रहे हों। आज हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश 97% आबादी वाले समस्त महिलाएं और शूद्र समाज में आने वाली सभी हमारी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं। और 97% ऐसे लोग, तो 97% लोगों की भावनाएं हर किसी अपमानजनक टिप्पणी से आहत हो रही हैं, तो क्या उनकी भावनाएं नहीं है? क्या अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है शूद्र समाज में आने वाली कुछ जातियों को इंगित कर नीच और अधम कहता है। मैं तो केवल इसी मात्र कुछ बिंदुओं पर, क्योंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ साधु संत एक सुर में बोल रहे हैं। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर बताया है और अयोध्या के संतों ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दर्द किसी को भी वामपंथियों को इसलिए और किसी चीज का नहीं है। उनको है कि हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, उनको है कि धर्म क्यों बढ़ रहा है इनके माध्यम से, उनको है कि इनको पूजा क्यों जा रहा है। उनको ये पीड़ा है कि कहीं राष्ट्र परम वैभव पर ना पहुंच जाए, जो हमारा संकल्प है। साक्षम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे भ्रष्ट व्यक्ति इस तरह से आम जनमानस में जो वैमनस्य फैला रहा है, निश्चित है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं माफ़ी मांगते हैं तो निश्चित है उनका चाहे उनके परिवार से संबंधित किसी न किसी का अहित जरूर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य 100% कैंसर है। ये उसी प्रकार से है जैसे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है। ये वही कैंसर है जो आज अगर निकाल के सनातनी समाज से निकाल के फेंक नहीं दिया गया तो ये संपूर्ण सनातन व संस्कृति को दूषित कर देगा। इसको एक ही उपाय है कि जितना जल्दी हो सका इसको सजाए मौत देना चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने तो राजस्थान से स्पेशल 5 लाख ये तलवार मंगा लिया है। यह इस कैंसर रूपी जो बीमारी है स्वामी प्रसाद मौर्य रूपी, इसको अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह नहीं लगा, अगर इसके ऊपर विधिक कार्रवाई में विलंब हुआ तो फिर इसका जो है सर कलम मैं अपने हाथ से करूंगा। तैयारी पूरी है। देखा आपने संत क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एमएलसी चुनाव के नतीजों की बात करते हैं। भाजपा का जलवा इसमें। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा जीत गई है। ऐसे ही झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक एमएलसी से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी जीते हैं। कानपुर स्नातक एमएलसी में भाजपा के अरुण पाठक विजयी रहे हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप जीते हैं। कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल विजयी हुए हैं। यह है नतीजे एमएलसी चुनाव के। 5 सीटों पर चुनाव हुए, 3 स्नातक खंड की, 2 शिक्षक खंड की। नतीजे आ गए हैं। 5 में से 4 सीटों पर विजयी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तस्वीरें देखिए आप जश्न की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इस विजय के बाद ऐसे जश्न मनाया गया। आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ ढोल की थाप आप सुन सकते हैं और इस पर उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, आनंदित हैं। क्यों न हो, 5 में से 4 सीटें पार्टी ने जीती हैं। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। नाम उनका राज बहादुर चंदेल, कानपुर में शिक्षक एमएलसी सीट जीती है उन्होंने, लेकिन इसके अलावा बाकी की 4 सीटों पर बीजेपी विजयी रही है। और इसे पार्टी इंटेलेक्चुअल्स का पार्टी के प्रति समर्थन के तौर पर देख रही है। ये देखिए आप जश्न, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ढोल की थाप
और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, देखिए आप, एक कार्यकर्ता तो पूरे केसरिया वस्त्र में ही है, केसरिया टोपी उन्होंने पहनी हुई है और अपने पार्टी के प्रत्याशियों की विजय पर आनंदित हैं, उत्साहित हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये रही। आप देखिए, भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त जीते हैं, निर्दलीय जो है वहां पर रामतार चंदेल जीते हैं, राज बहादुर चंदेल जीते हैं, भाजपा के बाबूलाल तिवारी जहां से इलाहाबाद खंड में जीते हैं, गोरखपुर फैजाबाद खंड में देवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं और भाजपा के अरुण पाठक जीते हैं कानपुर में स्नातक एमएलसी के चुनाव में। तो ये 5 तस्वीरें 5 प्रत्याशियों के विजय के बाद जो जश्न मनाया गया उसकी तस्वीरें। जोरदार जश्न, जबरदस्त आनंद जो है देखा गया इन कार्यकर्ताओं में। और यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि नतीजों से तय हो गया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दंगा कराने और समाज को तोड़ने का प्रयास किया है, जनता ने उसको नकार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, 4 सीटों पर विजय हुई है, आप लोग 5 सीटों पर जीतने की बात किए थे, लेकिन परिणाम आपके ही अनुकूल आया कहीं ना कहीं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं और परिणाम आए हैं और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं प्रदेश की महान जनता का, सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मतदान में करके अपने इस लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जग जाहिर की है, सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीतने का द्वंद्व भर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलेगा, अराजकता का, गुंडागर्दी का, समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाला और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एमएलसी चुनाव में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भी ऐसे ही भाजपा का परचम लहराएगा। तस्वीरें देखिए आप, कैसे उन्होंने खुद मिठाई बांटी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को। उत्साहित थे इस परिणाम के आने के बाद, चेहरे पर उनकी प्रसन्नता बहुत साफ देखी और पढ़ी जा सकती है। इधर एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा को बम्पर जीत हासिल होगी। ये प्रतिक्रिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। मतदाताओं को उन्होंने धन्यवाद कहा है। सर, ये जो एमएलसी चुनाव हुए 5 सीटों पर, 4 पर बीजेपी जीत का चौका। पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन 1 कम रह गई, कहीं चूक हो गई? नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। जिस तरह से विवादित बयान आजकल चल रहे हैं, रामचरितमानस का मुद्दा, उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। इधर एमएलसी चुनाव में सपा की हार पर बोले हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो कमी रह गई हो उस पर विचार किया जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, जो कि अपने विवादित बोलों के लिए
जाने जाते हैं। कह रहे हैं 2024 में सभी मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। ये तो जिंदगी में चांस आते ही रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हार भी हो जाती है और सीटें सब जीतती भी है। आपको लगता है कि इस तरीके से तैयारियां नहीं की गई थी जिसकी चाहिए? अब ये बहरहाल अब ये सब चीज़ ये पार्टी के अंदर रखने की चीज़ है, आपको बताने की बात नहीं। कमियां आप देखते कहीं ना कहीं रहेगी। तो कमियां रह जाती हैं, जब तो हार जीत हो जाती है। विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी हार हुई, इसके बाद मंत्री चुनाव हुए। नहीं, विधानसभा में तो हम डिम्पल जीती नहीं जीती इतने हालात में। आपको लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर कर पाएगी? हाँ, बेहतर तो कोशिश यही की जा रही है कि हम अच्छा माहौल बना। एक बड़ी खबर है, यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर है। अजय साहनी डीआईजी सहारनपुर बनाए गए हैं। कमलेश दीक्षित बने हैं एसपी रूल्स एंड मैनुअल। ऐसे ही अजय पाल शर्मा बनाए गए हैं एसपी जौनपुर। शिवहरी मीणा बने हैं एसपी साइबर क्राइम लखनऊ। आनंद देव तिवारी बनाए गए डीआईजी रेलवे प्रयागराज। पवन कुमार नियुक्त किए गए हैं एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। 11 तबादले आईपीएस अफसरों के। थोड़ा और सिलसिलेवार आपको बताते हैं। अजय साहनी बनाए गए हैं डीआईजी सहारनपुर। ऐसे ही कमलेश दीक्षित बनाए गए हैं एसपी रूल्स एंड मैनुअल। अजय पाल शर्मा, जी आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा एसपी जौनपुर नियुक्त किए गए हैं और शिवहरी मीणा एसपी साइबर क्राइम लखनऊ बनाए गए हैं। ऐसे ही आनंद देव तिवारी डीआईजी रेलवे प्रयागराज जोन के बनाए गए हैं। पवन कुमार एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ नियुक्त किए गए हैं। और आपको बताएं कि विनीत जायसवाल पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में नियुक्त किए गए हैं। दिनेश त्रिपाठी एसपी डायल 112 मुख्यालय लखनऊ नियुक्त किए गए हैं। और आपको बताएं सुनीति एसपी प्रशासन मुख्यालय हेडक्वार्टर्स में और रोहन प्रमोद बोत्रे एसपी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं 11 आईपीएस ऑफिसर्स जिनकी नई नियुक्तियां हमने आपको बताई हैं। अजय साहनी इनकी जिम्मेदारी है डीआईजी सहारनपुर की। कमलेश दीक्षित एसपी रूल्स एंड मैनुअल की जिम्मेदारी है। अजय पाल शर्मा पुलिस कप्तान जौनपुर के बनाए गए हैं। शिवहरी मीणा पुलिस कप्तान साइबर क्राइम लखनऊ। ऐसे ही आनंद देव तिवारी डीआईजी रेलवे प्रयागराज जोन। पवन कुमार एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ नियुक्त किए गए हैं। इधर आगरा में G20 समिट के मद्देनजर प्रशासन का जन सहभागिता पर जोर है और ऐसे में सम्मेलन की थीम लाइन वसुधैव कुटुंबकम पर जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस में निबंध प्रतियोगिता रखी गई है। इसके तहत छात्रों को 250 शब्दों में वन अर्थ, वन फैमिली और वन नेशन पर निबंध लिखने हैं ताकि छात्रों को G20 समिट और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पता लग सके। आगरा के स्कूल से निबंध प्रतियोगिता पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। G20 समिट के मद्देनजर लगातार जन सहभागिता पर जोर है। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस क्रम में प्रशासन की ने एक बड़ी पहल की है और तमाम जो अलग अलग बोर्डों से संचालित जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ आज G20 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधा पृथ्वी पूरा परिवार यानी पूरी पृथ्वी परिवार है, इस थीम पर आज ऐसे कंपटीशन निबंध प्रतियोगिता आज आगरा के तमाम स्कूलों कॉलेजों में आयोजित हो रही है। G20 समिट का क्या मतलब है, इसको लेकर नॉलेज मिले, इसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। G20 एक कहा जाए उन देशों का समूह जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। क्या लगता है? देखिए, ऐसे तो अभिव्यक्ति है और G20 हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। जो विभिन्न देशों के जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है और ऐसे के माध्यम से देश की अच्छी स्थिति जो होती है उसके बारे में बच्चे अभिव्यक्ति करते हैं और उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं होती है। कि G20 आयोजन का कितना ज़बरदस्त महत्व है, यही वजह है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन पर सरकार का जोर है, प्रशासन का जोर है और यही वजह है कि आज आगरा के तमाम जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अलग अलग बोर्ड द्वारा जो संचालित हैं, वहाँ एक बड़े स्तर पर ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया गया है। नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।
नितिन उपाध्याय की आगरा से आ रही इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।